को स्पीच डिले है, क्या इसे ऑटिज्म है? इंटरनेट पे तो स्पीच डिले को ऑटिज्म बता रहा है। मेरे बच्चे को आई कांटेक्ट नहीं है, वो एक जगह बैठता नहीं है, तो क्या ये ऑटिज्म है? यही रिएक्शन रहता है ज्यादातर पेरेंट्स को जब बच्चे को स्पीच डिले होती है। उनको डर रहता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि स्पीच डिले का मतलब ऑटिज्म नहीं है, और स्पीच डिले ऑटिज्म के अलावा और किन किन डिसऑर्डर्स में हो सकता है। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, और मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, हियरिंग एड्स और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑटिज्म के अलावा किन किन डिसऑर्डर्स में स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो सकती है, स्पीच एंड लैंग्वेज डेफिसिट हो सकती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स में भी फर्क पड़ सकता है। तो इस वीडियो को फुल एंड तक देखिए ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके और आपकी रातों की नींद नहीं जाए कि ऑटिज्म है या नहीं। ऑटिज्म ही इकलौता डिसऑर्डर नहीं है जिसमें बच्चे को हाइपर एक्टिविटी रहता है, जिसमें बच्चे की आई कांटेक्ट पुअर रहती है, सोशल स्किल्स इम्पेयर्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आपको साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म नहीं पता है तो मेरी 2 वीडियोस हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म के बारे में, आप चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अब चलते हैं दूसरे डिसऑर्डर्स के बारे में जानने के लिए। पहला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता था, लेकिन आज भी बहुत लोग बोलते हैं जिनको नहीं पता है। आज के डेट में अगर आप पूछोगे तो मेंटल रिटार्डेशन बन गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, नाम चेंज हो गया है लेकिन है सेम। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी सिमिलर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आई कांटेक्ट पुअर होना, चीज़ों को ना समझना, ठीक है, सोशल स्किल्स पुअर होना सीवियर केसेस में, ठीक है, चीज़ों को रिएक्ट ना करना। बहुत बार होता है कि बच्चा सिटिंग नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। बेसिकली आईक्यू लेवल बच्चे का कम रहता है और बच्चा मेंटली ग्रोथ नहीं होता है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो एज के अनुसार होता रहता है, लेकिन मेंटली बच्चा बच्चा ही रहता है। मतलब जितना ग्रोथ उसका एज के अनुसार होने का है, माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो वैसे ही बचपन में जिस तरह से घूमता हुआ रहता है वैसे ही रहता है। आई कांटेक्ट पुअर रहता है, चीज़ों को समझने की क्षमता कम रहती है। दूसरा है सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स जेनेटिक होते हैं और ज़्यादातर सिंड्रोम्स चेहरे से और गेटअप से पहचाना जा सकता है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, मंगोलियन फेस है, चब्बी चिक्स रहते हैं, गोल गोल फेस रहते हैं, थोड़े क्यूट से रहते हैं बच्चे, और उनका जीभ जो है बाहर की तरफ रहता है ज़्यादातर बच्चों की। ठीक है, तो आप देखकर ही पता लगा सकते हो कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। तो ऐसे केसेस में भी, इन सीवियर केसेस, बच्चे की आई कांटेक्ट कम रहती है, बच्चा रिएक्ट कम करता है और बच्चा स्पीच लैंग्वेज डिले रहता है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी, शायद मैं बोलना भूल गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी कम्युनिकेशन डेफिसिट रहता है। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में मैं और क्या बताऊं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के वीडियोस में दिया हुआ है ऑलरेडी। आप चैनल में जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या क्या फ़र्क पड़ता है स्पीच लैंग्वेज डिले में, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स होती है हियरिंग लॉस में बच्चों के लिए। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ADHD। ठीक है, ADHD में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें भी बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, अटेंशन पुअर रहता है, आई कांटेक्ट पुअर रहती है और बच्चे की स्पीच लैंग्वेज डिले भी रहती है। नेक्स्ट है सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी एक न्यूरोमोटर डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की जो नेक कंट्रोल है, हैंड कंट्रोल है, सिटिंग, वॉकिंग, एवरीथिंग इज डिलेड एंड मे बी मस्कुलर मूवमेंट नहीं है, स्टीफ है या फ्लॉपी है,
इस तरह से रहता है। तो ये भी देखकर आप पता लगा सकते हो सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चों को, तो इसमें भी स्पीच लैंग्वेज डिले होता है। नेक्स्ट है ओरोमोटर स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कुछ भी दिक्कत होना, यानी ओरोमोटर मतलब ये वाला पोर्शन, यानी टंग, माउथ, पैलेट, इन तीनों चीज में कोई भी दिक्कत होना। माउथ, पैलेट, टंग के प्रॉब्लम में एंकाइलोग्लोसिया मतलब टंग टाई जिसको बोलते हैं, बच्चे का जीभ ऊपर नहीं जाता है, बच्चे का जीभ जो है नीचे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, या टंग मूवमेंट अफेक्टेड भी हो सकती है किसी भी वजह से। तो ये सारी जो चीजें हैं इससे भी स्पीच लैंग्वेज डिले हो सकती है और फीडिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्पीच लैंग्वेज डेफिसिट, जहाँ पे बच्चे में कोई डिसऑर्डर एज सच नहीं होती, लेकिन बच्चा जो है लैक ऑफ एक्सपोजर रहता है बच्चे में, लैक ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन हो जाता है, मोर स्क्रीन टाइम रहता है, जिसकी वजह से स्पीच लैंग्वेज डिले हो जाती है बच्चे में। और तरह तरह के आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तरह तरह के अदर सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे लैक ऑफ आई कांटेक्ट, लैक ऑफ अटेंशन, सोशल स्किल पुअर होना, बच्चा एनवायरनमेंट में रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ओनली टीवी में रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये सारे साइंस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में भी स्पीच डिले है, जरूरी नहीं कि ये ऑटिज्म ही है, ऑटिज्म के अलावा भी ये हो सकते हैं। ऑटिज्म नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जो डिसऑर्डर्स अभी मैंने बताई उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑटिज्म की तरह इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसका जो भी इंटरवेंशन प्रोसेस है, चाहे थेरेपी हो, चाहे मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो, चाहे सर्जिकल प्रोसीजर हो, वो आपको करवाना है और सही एज में करवाना है, ताकि बच्चे का इंटरवेंशन प्रोसेस जल्दी शुरू हो सके और बच्चा जल्दी से रिएक्ट कर सके, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए और यूजफुल टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस और चैनल अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रही है वीडियोस, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।